अब हम यहाँ अपने लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के सॉल्यूशंस के, जिनका नाम है इमल्सन। इमल्सन कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारा जो डिस्पर्सन मीडियम है वो भी लिक्विड होगा और जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो भी लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूशंस के शब्दों में कहें तो हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड है और हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो इसे हम कहते हैं इमल्सन। तो ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, जो हो सकता है वाटर हो, और इनमें हमने थोड़ा सा डिस्पर्सन फेज मिलाया है जो है ऑयल, और इस टाइप के इमल्सन को हम कहते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन। ऑयल इन वाटर टाइप मतलब कि वाटर में ऑयल डला हुआ है। और दूसरा एक है इमल्सन जिसे हम कहते हैं वाटर इन ऑयल टाइप, कि मेनली ऑयल है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, और उनमें वाटर डला है जो डिस्पर्सन फेज है जो कम क्वांटिटी में है, और इसे हम कहते हैं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। तो दो टाइप ऑफ इमल्सन है। इनका एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर हो सकता है। एग्जाम्पल इनका जैसे हमारा मिल्क मेनली वाटर है, उनमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो है वो ऑयल के हैं या फैट के कह सकते हैं। इनका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, इनका एग्जाम्पल बटर। बटर में अब मेनली हमारे ऑयली पार्ट है, फैटी पार्ट है, बीच बीच में थोड़े थोड़े वाटर के मॉलिक्यूल्स है या वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो इसे हम कहते हैं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। एग्जाम्पल बटर। अब ये टाइप जो इमल्सन है, जैसे ऑयल और वाटर, वाटर इन ऑयल, हम जानते हैं कि ऑयल और वाटर अच्छे से मिक्स नहीं होते कभी भी, तो इस टाइप के इमल्सन जो है वो मेनली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। और इनको स्टेबल बनाने के लिए हमें लगता है स्टेबलाइजिंग एजेंट। जिसे हम इन जनरल कहते हैं इमल्सीफायर। तो इस इमल्सीफायर के यूज़ से हम इस टाइप के सॉल्यूशन, ये इमल्सन को स्टेबल बना सकते हैं। ये कैसे बनाते हैं? जैसे हमें पता है कि अगर मैं इस टाइप की सॉल्यूशन इमल्सन की बात करूँ तो वाटर है और वाटर में ऑयल मैं डाल रहा हूँ। जब ऑयल डालूँगा तो ऑयल के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से वाटर से रिपेल करेंगे, वाटर में नहीं रहना चाहेंगे और एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर जैसे ही मैं ऑयल डालकर इसे स्टिर करूँगा, थोड़ी देर तो ऐसे ही रहेंगे और कुछ देर बाद ही ये फट से ऐसे हो जाएंगे कि नीचे हमारा वाटर है और ऊपर हमारे एक ऑयल का लेयर है। ये हमारा हो गया ऑयल और ये हमारा हो गया वाटर। ऐसे ही होगा अगर मैं वाटर में ऑयल डालूँगा तो इमल्सीफायर का काम है, ये जो हमारे ऑयल के पार्टिकल्स है जो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और ये वाटर क्या है, हमारा डिस्पर्सन मीडियम है। तो इस डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है उनके चारों तरफ ये एक लेयर बनाता है। कौन? इमल्सीफायर। तो ये जो लेयर है ये इमल्सीफायर का लेयर है। अब ये इमल्सीफायर जो वाटर के साथ इनका अच्छा एफिनिटी है, ये वाटर के साथ रह सकते हैं, तो ये एक लेयर बना दे है इमल्सीफायर इनकी तरफ। मैं कह सकता हूँ ये बीच वाला जो है ये हमारा डिस्पर्स फेज है, इसके ऊपर इमल्सीफायर है, और ये इमल्सीफायर वाटर में रह सकता है। देयरफॉर अब ये ऑयल भी डिस्पर्स्ड होकर बिल्कुल फैल के वाटर में रह सकता है, तो इसी के कारण हमारा एक इमल्सन बन जाता है जिसे हम कहते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन। तो मिल्क में भी ऐसा ज़रूर कुछ होना चाहिए। तो मिल्क में भी एक ऐसा इमल्सीफायर बाई नेचर रहता है जिसे हम कहते हैं इन मिल्क। इमल्सीफायर का नाम है कैसीन। ये क्या है? एक प्रोटीन है और विच एक्ट्स एज एन इमल्सीफायर। तो ये इमल्सीफायर ऐसे ही फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उनको ऐसे सराउंड करके रहते हैं, और उसके बाद ये केसिन वाटर के साथ इन अच्छे हार्मोनी में है, वो उनके संग एफिनिटी है, उनका अट्रैक्शन है, वो अच्छे से सॉल्यूशन बना सकते हैं उनके साथ। तो ये इमल्सीफायर क्या है, हमारे सॉल्यूशन को स्टेबल बनाकर रखता है। ये हमने देख लिया। तो ऐसे कुछ इमल्सीफायर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो ऑयल इन वाटर के इमल्सीफायर,
ऐसे इमल्सीफायर जो ऑयल को वाटर में स्टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर। उनका एग्जाम्पल है प्रोटीन, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये केसिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स हैं इनके एग्जाम्पल। फिर है गम्स, ये भी ऑयल और वाटर को मिलाने में काम आते हैं। ऑयल और वाटर को मतलब कि वाटर में जब मैं ऑयल डालूंगा कम क्वांटिटी में, तब ये बनता है ऑयल इन वाटर इमल्सन। ये है ऑयल इन वाटर, वाटर में ऑयल डालना। और जब ऑयल में वाटर डाल रहा हूँ तो ये ऑयल है उसमें थोड़ा वाटर डाल रहा हूँ, तो इसे कहते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो दोनों के इमल्सीफायर अलग अलग हैं। तो ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर का एग्जाम्पल है प्रोटीन, गम, फिर नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप का भी यही काम है ना कि हम ज़्यादा वाटर में थोड़े से, अगर हमारे प्लेट पे ऑयल लगा है या हमारे कपड़े पे ऑयल लगा है, डर्ट लगा है, तो वो उसे इमल्सीफाई करते हैं और वाटर के साथ ऑयल को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही वाटर इन ऑयल इमल्सीफायर भी होगा। उनका एग्जाम्पल है हमारा हैवी मेटल सॉल्ट, हैवी मेटल सॉल्ट्स, ऑफ फैटी एसिड। फिर है लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और लैम्प ब्लैक। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे वाटर इन ऑयल इमल्सीफायर के काम करते हैं। अब हम एक टेस्ट है जिससे पता करेंगे, हमारे पास एक इमल्सन है जिनमें ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन है। हम कैसे पता करेंगे हमारे पास जो इमल्सन है वो वाटर में ऑयल डला है कि ऑयल में वाटर डला है, कौन सा इमल्सन है वो। तो उसके लिए हमारे पास 4 टाइप ऑफ टेस्ट है जिससे हम पता करते हैं कि कौन सा इमल्सन हमारे पास है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। तो ये रहे हमारे टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमल्सन टाइप कि वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। तो फर्स्ट टेस्ट का नाम है डाइल्यूशन टेस्ट। अगर मैं अपने सॉल्यूशन को, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इनमें क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है जो थोड़े क्वांटिटी में है। अगर मैं डिस्पर्सन मीडियम से डाइल्यूट करूँ तो ये डाइल्यूट होगा। अगर मैं डिस्पर्सन फेज इसमें डालूंगा तो वो डाइल्यूट नहीं होगा बल्कि एक लेयर बन जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं मिल्क को लूँ तो मिल्क में क्या है, मिल्क में हमारा वाटर जो है वो डिस्पर्सन मीडियम है और ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज है। तो अगर मैं वाटर डालूंगा मिल्क में जो डिस्पर्सन मीडियम है तो हमारा मिल्क डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर मैं ऑयल डालूंगा मिल्क में, ऑयल क्या है मिल्क के लिए ऑयल जो है हमारा डिस्पर्सन फेज है। तो अगर मैं डिस्पर्सन फेज डालूँ मिल्क में तो वो डाइल्यूट नहीं होंगे मिल्क, बल्कि एक लेयर बनाकर ऊपर रह जाएंगे। तो यही कह रहा है कि इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड बाई डिस्पर्सन मीडियम बट फॉर्म सेपरेट लेयर व्हेन डिस्पर्सन फेज इज एडेड। तो वाटर ऑयल मिल्क के लिए क्या है, हमारा वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, तो वाटर डालकर मैं मिल्क को डाइल्यूट कर सकता हूँ, वाटर डाइल्यूट्स मिल्क, बट ऑयल फॉर्म सेपरेट लेयर। जब मैं मिल्क में ऑयल डालूंगा तो ऑयल मिल्क के लिए क्या है, डिस्पर्सन फेज है, इसलिए वो सेपरेट लेयर बना लेते हैं। वहीं अगर मैं बटर की बात करूँ तो बटर ऐसा है जिनमें डिस्पर्सन मीडियम ऑयल है और डिस्पर्स फेज वाटर है। बहुत कम क्वांटिटी में वाटर है, बाकी मेनली डिस्पर्सन मीडियम जो है ऑयल है। तो बटर में अगर मैं ऑयल डालूंगा तो हमारा बटर डाइल्यूट होगा और मतलब लो क्वालिटी बटर बनेंगे। लेकिन अगर मैं बटर में वाटर डालूं तो वो एक सेपरेट लेयर बना लेगा। तो ऐसे डाइल्यूशन टेस्ट से मुझे पता चल जाएगा कि वो जिससे भी डाइल्यूट हो रहे हैं वही उनका डिस्पर्सन मीडियम है, और जिससे नहीं हो रहे, जिससे सेपरेट लेयर बना ले रहे हैं, वो उनका डिस्पर्स फेज है। दूसरी टेस्ट है डाई टेस्ट। तो एक ऑयल सॉल्युबल डाई हमारे पास है, तो चाहे हमारे पास वाटर इन ऑयल हो या ऑयल इन वाटर टाइप हो, अगर मैं उनमें ऑयल सॉल्युबल डाई डालूँ तो ये ऐसे डाई है जो ऑयल में कलर कर देते हैं, ऑयल को कलर कर देते हैं। तो अगर मैं ऑयल इन वाटर में ये ऑयल सॉल्युबल डाई डालूंगा तो ऑयल कलर्ड हो जाएंगे। तो होता क्या है, ये वाला मेनली वाटर है और बीच बीच में ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ये वाले ऑयल सॉल्युबल, तो ये सारे पार्टिकल्स कलर्ड हो जाएंगे। बाकी वाटर पे इस डाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे डाई को अगर मैं ऐसे सॉल्यूशन को अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा तो मुझे कलर ड्रॉप्स दिखेंगे, ये सारे ड्रॉप कलर्ड दिखेंगे, क्योंकि सिर्फ ऑयल कलर हो रहा है, वाटर कलर नहीं हो रहा।
वही वेयर एज अगर मेरे पास वाटर इन ऑयल है, इसका मतलब है कि पूरा ही ऑयल है, बीच बीच में वाटर के पार्टिकल्स है। तो हमें क्या हो रहा है, जब मैं डाई डाल रहा हूँ तो ये पूरे ऑयल कलर्ड हो जा रहे हैं, जो पूरा डिस्पर्सन मीडियम है वही कलर्ड हो जा रहा है, सिर्फ बीच बीच में वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अनकलर्ड है। तो ऐसे एक सॉल्यूशन को अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा तो मुझे पूरा कलर्ड बैकग्राउंड दिखेगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन ही कलर्ड दिखेगा, सिर्फ बीच बीच में कहीं कहीं वाइट अनकलर्ड दिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम ऑयल सॉल्युबल डाई डालकर टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन है या इमल्सन है वो कौन से टाइप का है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। वे विस्कोसिटी टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर बेस्ड है, ऑयल उनमें थोड़ा डला है तो उनका विस्कोसिटी कम होगा, देयरफॉर ऑयल इन वाटर टाइप का विस्कोसिटी कम होता है। वेयर एज वाटर इन ऑयल टाइप, मतलब कि ऑयल मेनली इनका बेस है और वाटर थोड़ा डला है इनमें, तो इस टाइप के इमल्सन का विस्कोसिटी काफ़ी हाई होता है। और फिर है स्प्रेड टेस्ट, ऑयल इन वाटर, इस टाइप की इमल्सन वाटर में इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन ऑयल के ऊपर इजीली स्प्रेड होते हैं। तो जिनका जो बेस है, जैसे इनका बेस वाटर है तो ये वाटर में स्प्रेड होंगे, इनका बेस ऑयल है तो ये ऑयल में स्प्रेड होंगे। तो इस टाइप से हम इस 4 टेस्ट से पता कर सकते हैं कि हमारा जो इमल्सन है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। अब हमारे इमल्सन्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे इमल्सन्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं इमल्सन के, जैसे कि ब्राउनियन मूवमेंट इमल्सन में देखने को मिलता है, टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रोपोरोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ द कोलाइडर पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हमें इनमें देखने को मिलता है। साथ में जो भी डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स होते हैं, ये डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हमारे इमल्सन में नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इनमें ऐड करूँ, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जो इनमें जाकर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मैं ऐड करूँगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इनको जाकर न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये सारे जाकर नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो यही है कि ड्रॉपलेट्स जो डिस्पर्स्ड फेज है इन इमल्सन आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रेसिपिटेट्स बाय इलेक्ट्रोलाइट डालने से ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा मिल्क एक इमल्सन है, और मिल्क में अगर मैं सॉल्ट डालूँ तो सॉल्ट एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, जिनमें Na+ है और Cl- है। तो जैसे ही मैं मिल्क में सॉल्ट डालता हूँ, मिल्क के जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सारे प्रेसिपिटेट होकर नीचे आ जाते हैं। तो ये हम जानते हैं। तो ये एक पार्ट है कि हमारे मिल्क के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं या कोलाइडल इमल्सन के, अगर वाटर इन ऑयल हो तो हमारे पार्टिकल्स वाटर के होंगे उस समय, वो भी नेगेटिव चार्ज होते हैं। जितने भी इनमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं, वो सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, और मैं इलेक्ट्रोलाइट डालकर इनको न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेट करवा सकता हूँ। तो ये एक बात है। इनके साइज़, तो हमारे मिल्क के हमारे जो इमल्सन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका एक अलग नाम हमने दिया है, जिनका नाम है इमल्सॉइड। ये इमल्सॉइड जो है, इनके साइज़ हमारे नॉर्मल जो सॉल्यूशन में हमने सोल पढ़ा है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स, नॉर्मल कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनसे थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन सस्पेंशन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम है सस्पेंसॉइड, उनसे थोड़े छोटे होते हैं। कहने का ये मतलब, इनके पहले हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़ा था ना, जिसमें गोल्ड सोल आते थे, सिल्वर सोल आते थे, सल्फर के कोलाइडल पार्टिकल्स हमने पढ़ा है, वो सारे ये सोल में आते हैं। उनके साइज़ थोड़े छोटे थे। जब इमल्सन बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है दोनों ही लिक्विड है। ये वाले ये जो है डिस्पर्सन फेज वो भी लिक्विड है, और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो भी लिक्विड है। डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है। तो इसलिए ये जो पार्टिकल्स हैं इनके थोड़े बड़े हैं कंपेयर टू डैट ऑफ द सोल, जहाँ पर ये पार्टिकल्स सॉलिड के थे। यहाँ लिक्विड के थोड़े बड़े साइज में, इमल्सॉइड बोलते हैं इन्हें। और इमल्सॉइड से भी बड़े हैं सस्पेंसॉइड मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पार्टिकल जो लास्ट में आकर सेटल हो जाने वाले, नीचे डिपॉजिट हो जाने वाले, या सस्पेंड हो जाने वाले, प्रेसिपिटेट हो जाने वाले, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनका साइज़ ऐसा है। इमल्सॉइड की साइज़ सोल से थोड़ा बड़ा है और सस्पेनॉइड से थोड़े छोटे हैं, इसलिए नीचे आकर डिपॉजिट भी नहीं होते। और क्या है कि हमारा जो ये इमल्सन है ये 2 लिक्विड से बना है। मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ
ताकि इनके जो दोनों लिक्विड है ना वो सेपरेट हो जाए, फिर से अलग अलग हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं डी इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सन का क्या मतलब है कि दो लिक्विड को मैंने मिलाया है और एक स्टेबलाइजिंग यूनिट, स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करके, तब जाकर वो दो लिक्विड मिले हैं, नहीं तो वो नहीं मिलने वाले थे। तो हमने इमल्सन करके इमल्सीफायर डालकर उन्हें स्टेबल बनाया है, दो लिक्विड को हमने मिलाया है। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये दो लिक्विड फिर से सेपरेट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी इमल्सिफिकेशन। सो डी इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सन टू यील्ड कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स हैं वो बाहर निकलेंगे। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, बाई हीटिंग। अगर मैं कोई इमल्सन को हीट करूँगा तो उनके जो दोनों लिक्विड्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है बाई फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पर भी वो लिक्विड दोनों अलग हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगिंग मतलब कि मैं इसे अगर गोल गोल घुमाऊँ, मिल्क के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर मिल्क को बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगिंग किया जाए, अगर मिल्क में कुछ डालकर ऐसे उसे घुमाया जाए बार बार, तो मिल्क में क्या होगा, फिर से उनके वाटर और ऑयल पार्ट्स दोनों अलग हो जाते हैं। तो हमें बटर मिलता है या हमें कर्ड मिलता है, हमें घी मिलता है, ये सेंट्रीफ्यूगिंग वाले प्रोसेस से ही मिलता है। फिर डी इमल्सीफायर, कोई ऐसा एजेंट जो मैं डालूंगा तो इनके जो इमल्सीफायर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर इमल्सीफायर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारा फिर से मिल्क और लिक्विड, ये दोनों जो लिक्विड है इमल्सन के, दोनों अलग हो जाएंगे। मिल्क में से मिल्क के ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग हो जाएंगे इमल्सीफायर, डी इमल्सीफायर डालकर। तो ऐसे कुछ केमिकल्स हमें बाज़ार में मिलते हैं जो अगर मैं मिल्क में डालूंगा तो वो अलग हट जाएंगे, उनके ऑयल पार्ट अलग हो जाएंगे और वाटर पार्ट अलग हो जाएंगे। तो ये एक उपाय है। और दूसरा है कि अगर हमारा वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन है, जैसे कि बटर वाटर इन ऑयल है, मेनली ऑयल है, उनमें कुछ कुछ वाटर है, इस टाइप के इमल्सन में अगर मुझे डीमल्सिफिकेशन करना है तो मुझे डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना है। ऐसे एजेंट्स जो वाटर, ऑयल के अंदर जो वाटर है उन्हें वो डिहाइड्रेट कर दे, उन्हें वो इवापोरेट कर दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्कोहल डालूँ या एसीटोन डालूँ तो वो वाटर के पार्टिकल्स जो हमारे ऑयल के अंदर है उन्हें वो एवापोरेट कर देते हैं, उन्हें वो डिहाइड्रेट कर देते हैं, उन्हें वो हटा देते हैं। देयरफॉर फिर से हमें ऑयल और वाटर अलग अलग मिल सकता है। तो ये हमारे 6 तरीके हैं जिनसे हम प्रॉपर्टीज़ है, और ये छठा हमारा तरीका है जिनसे हम डीइमल्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन में आ रहा है कॉन्सेंट्रेटिंग ओर्स। तो जो हमारे नेचुरल ओर्स होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करने में ये इमल्सन का एप्लीकेशन होता है। मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक जो बनते हैं वो मेनली टाइप ऑफ इमल्सन है जिनमें लिक्विड को मिलाया जाता है। डाइजेशन ऑफ फैट्स इन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में जो फैट डिजॉल्व होते हैं उनमें भी इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ये तो हमने पहले ही देखा कि सोप जो है वो एक इमल्सीफायर का काम करता है जो हमारे वाटर और ऑयल दोनों को मिक्स करने में हेल्प करते हैं। इसी के लिए हमारे क्लोथ के ऊपर से जो भी डर्ट के पार्टिकल्स है या ऑयली पार्टिकल्स है या यूटेंसिल के ऊपर जो ऑयली पार्टिकल्स है वो वहाँ से निकल कर वॉश आउट हो जाते हैं वाटर के साथ। तो सोप एक बाइंडिंग एजेंट के जैसा काम करता है, इमल्सीफायर के जैसा काम करते हैं जो हमारे ऑयल और वाटर को एक साथ कंबाइन कर बाहर निकाल दे। फिर जो रोड बिल्डिंग होती है उसमें एसफल्ट, मतलब यही है हमारा जो पिच ब्लैक कलर के जो होते हैं, उसे बनाने में भी इमल्सीफायर का यूज होता है, इमल्सीफाइड। अब हम कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, कि जहाँ पर हमारे कोलाइड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स का मतलब ही है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस। इनके क्या क्या एप्लीकेशन है? इन जनरल जो हम फूड आर्टिकल्स हैं हमारे पास, जो हम फूड खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क, बटर, आइसक्रीम, ये सारे एक टाइप ऑफ इमल्सन है, दो चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। फ्रूट जूस, ये सारे इमल्सन है एक टाइप ऑफ। फिर अगर हम देखें कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो मतलब मिल्क से कर्ड बनता है जिसे हम दही कहते हैं, उनमें भी ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। इनमें भी फर्मेंटेशन होता है और फिर
फर्मेंटेशन के बाद लैक्टिक एसिड जो है वो इनके इमल्सिफायर को, जो कैसीन है हमारे मिल्क में, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद हमें कर्ड मिलता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स है। फिर हमारा एप्लीकेशन है मेडिसिन्स में इनका। फिर हमारा एप्लीकेशन है इनके स्वेज डिस्पोजल में। स्वेज डिस्पोजल में हमने कहा कि ये डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड रहते हैं, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोपोरेसिस से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोपोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट डर्ट फ्रॉम वाटर। उसके पहले ये स्वेज जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। और क्या एप्लीकेशंस है? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस करके भी कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करके भी कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है तो लेकिन कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ जो हम वाटर से निकालते हैं। वाटर में अगर हम ये डाल दें, अलम डाल दें, जिसे हम फिटकिरी भी कहते हैं, तो वो भी उनके अंदर Al3 होता है। तो ये जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसे एक्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैं वाटर में डालूंगा तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो इनसे पॉजिटिवली चार्ज होकर न्यूट्रल हो जाएंगे और फिर सेटल डाउन कर जाएंगे नीचे हमारे टैंक के नीचे। तो अल्टीमेटली हम एक फ्रेश वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, भी एक एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब अगर नॉर्मल स्मोक को हम हवा में छोड़ दें तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, वो तो सही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेटर का यूज़ करते हैं। वहाँ पर चिमनी जो हमारा है, ऐसा चिमनी से जब एयर निकलेंगे बाहर, स्मोक निकलेंगे बाहर, उसके पहले एक इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेटर रहता है, मतलब इनमें एक चार्ज डालकर रखा गया है। अब जो हमारे कार्बन पार्टिकल्स हैं उनमें कोई नेगेटिव चार्ज है और इनमें पॉजिटिव चार्ज है। जब ये कार्बन पार्टिकल्स स्मोक के साथ यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो इनके साथ वो टच में आकर न्यूट्रल हो जा रहे हैं और न्यूट्रल होकर नीचे डिपॉजिट हो जा रहे हैं। तो देयरफॉर कार्बन पार्टिकल्स हमारे स्मोक से निकल जाएंगे और हमें एक टाइप ऑफ प्यूरिफाइड स्मोक मिलेगा, ऐसा स्मोक जिनमें कार्बन पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत कम है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक। जो इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेटर यूज होता है उसे कहा जाता है कॉट्रेल प्रिसिपिटेटर। लेकिन कंसेप्ट यही है कि एक चैम्बर के भीतर इलेक्ट्रोड्स रहेंगे जो चार्ज्ड रहेंगे और हमारे कार्बन पार्टिकल्स हैं उनमें भी चार्ज है। जब ये ऊपर जा रहे हैं, इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो दोनों के चार्ज अपोजिट है, वो न्यूट्रल हो जा रहे हैं और नीचे जाकर कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं। इससे हमारा स्मोक जो है वो प्यूरीफाई हो जा रहा है। तो इसे इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम है कॉट्रेल प्रिसिपिटेटर। फिर जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है उनमें भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एक कंसेप्ट है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। फिर और है टैनिंग। टैनिंग का ये मतलब है कि हमारे जो लेदर होते हैं उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, चार्ज पार्टिकल्स। अगर मैं टैन कर दूं लेदर को तो वो चार्ज पार्टिकल्स वहाँ से हट जाते हैं और हमारा लेदर हार्डन हो जाता है, सख्त हो जाता है। फिर उससे हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे शू हो, बैग हो। ये पहले यूज़ होते थे जब हम एनिमल लेदर यूज़ करते थे। अब तो आर्टिफिशियल लेदर यूज़ होते हैं या सिंथेटिक लेदर जिसे कह सकते हैं वो यूज़ होते हैं, वही अच्छा है। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन कराते वक्त भी आर्टिफिशियल रेन, उसमें भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन की कंसेप्ट है कि हमारे एयर में ये एयर है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है और एयर में मॉइस्चर पूरा प्रेजेंट है, लेकिन रेन तो नहीं हो रहा। अगर मैं कोई एरोप्लेन से जाते हुए यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स गिरा दूँ बड़े बड़े, तो जितने भी यहाँ पर मॉइस्चर है उस सैंड पार्टिकल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और ये पूरा एयर जो है भारी हो जाएगा और वो
वाटर नीचे फॉल करने लगेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर मैं देखूं कि यहाँ पर जो एयर में भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब कि इनमें भी पार्टिकल्स है वाटर के, उनमें एक चार्ज है, मान लीजिए मैं पकड़ता हूँ कि उनमें पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं अगर इस एरोप्लेन से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे डाल दूँ तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस होकर न्यूट्रल हो जाएंगे और ये सारे पार्टिकल जो है प्रिसिपिटेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर प्रिसिपिटेट करेंगे तो जाएंगे कहाँ, नीचे ज़मीन पर ही आएंगे। तो एज ए आर्टिफिशियल रेन वो नीचे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रीफाइड सैंड या अपोजिट चार्ज अगर पार्टिकल्स हवा में फेंका जाए तो वो जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे और वो वाटर पार्टिकल्स प्रिसिपिटेट होकर नीचे आएंगे एज इन अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है इनमें। फिर है ब्लड। हमारा ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और इनमें जो कोलाइड्स पाए जाते हैं उनका नाम होता है एल्बुमिनॉइड्स। ये कोलाइडल पार्टिकल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो अगर मैं एल्युमिनियम 3+ ये एलम से आता है, मतलब फिटकरी से, तो अगर हम फिटकरी अपने कहीं भी कट गया है वहाँ पर अगर फिटकरी लगाते हैं तो वो Al3 आयंस वहाँ पर ला देते हैं। तो हमारे जो एल्युमिनॉइड्स है, एल्बुमिनॉइड्स, वो इस एल्युमिनियम के आयन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्लॉट बनाते हैं। इसे ही क्लॉट कहते हैं। ठीक है। सॉइल में भी कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे। और है हमारे पास इनका एग्जाम्पल ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये भी बिकॉज ऑफ कोलाइडल डस्ट इन द एयर। जब सन रे वहाँ से जाते हैं एक स्लैंट वे में, तो हमने देखा है कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर क्यों चेंज होती है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर स्मॉल पार्टिकल है तो वो स्कैटर करेंगे स्मॉल वेवलेंथ और अलाउ करेंगे पास करना लार्ज वेवलेंथ, और अगर लार्ज पार्टिकल है तो स्कैटर करेंगे लार्ज वेवलेंथ और अलाउ करेंगे पास करना स्मॉल वेवलेंथ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे स्काई की कलर कभी ब्लू, कभी येलो, कभी रेड, कभी ऑरेंज, ऐसा होते रहते हैं। टेल ऑफ कॉमेट्स मतलब जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स कह सकते हैं या जो अंतरिक्ष में घूमते हुए कुछ पार्टिकल्स हैं, बड़े स्टोन हो सकते हैं, बहुत बड़े एक सैटेलाइट हो सकते हैं, उनका किलोमीटर में साइज होता है। तो ऐसे जब अपने जगह से फॉल करने लगते हैं, स्पेस में मूव करने लगते हैं, तो उनके पीछे एक ऐसा एक टेल सा बन जाता है डस्ट पार्टिकल का, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल है, उनका एक टेल सा बनता है। और जो वो डस्ट पार्टिकल है वो हमें बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट हमें वो दिखने लगते हैं। एक्चुअली लाइट को हम नहीं देख सकते, इसलिए वहाँ लाइट वहाँ से पास हो रही होती है स्पेस से, लेकिन हमें पूरा अंधकार दिखता है। लेकिन अगर वहाँ पर डस्ट के एक बड़े से पार्टिकल, इतने बड़े जगह को घेर रखा है डस्ट के पार्टिकल, तो वहाँ पर जब लाइट फॉल कर रहा है तो मुझे ये ग्लो करता हुआ दिखता है, जस्ट एज दैट ऑफ टिंडल इफेक्ट। जैसे कार का एक हेडलाइट है, अगर ये एयर बिल्कुल साफ़ है तो मुझे कार का हेडलाइट के जो बीम्स है ना, जो लाइट निकल रहे वो नहीं दिखेगा, जिस सरफेस पे वो लाइट फॉल कर रहा है वो सरफेस दिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डस्टी एयर है तो क्या होता है, फिर मुझे ये वाले पूरे रे ऐसे दिखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डस्ट है वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं। सेम स्पेस में भी जब कॉमेट जा रहा है तो उसके पीछे एक डस्ट का बड़ा सा स्टॉर्म सा बना रहता है, और जो सन रे यहाँ से ऐसे गुजर रहे हैं वो इस पर हिट करते हैं और मुझे ये डस्ट पार्टिकल्स ग्लो करता हुआ दिखता है। ऐसा दिखता है कि इस कॉमेट का एक पूंछ है, एक टेल है, तो इसे टेल ऑफ कॉमेट भी कहते हैं। ये भी वही कंसेप्ट है टिंडल इफेक्ट के, जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। दूसरा है फॉग एंड मिस्ट, इनमें भी कोलाइडल सॉल्यूशंस है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर डेल्टा कहाँ बनता है, जहाँ रिवर वाटर और सी वाटर आपस में मिलते हैं।
रिवर वाटर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिनमें क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो रिवर वाटर कोलाइडल सॉल्यूशन है ऑफ क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स है और इनमें नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब सी वाटर में क्या है? सी वाटर में तो इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि उनमें सॉल्ट है, तो काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें, जैसे कि Na+ है, सॉरी Na+ है, मैग्नीशियम है, 2+ आयन, ये सब आयन्स हैं उनमें। तो जब भी मैं कोलाइडल सॉल्यूशन में आयन्स डालूंगा तो क्या होंगे, इनका जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और देयरफॉर ये पार्टिकल्स एक दूसरे से एसोसिएट करेंगे, एक दूसरे से एग्रीगेट करेंगे और फिर नीचे आकर सेटल कर जाएंगे। तो जब हमारा रिवर, ये रिवर है और ये हमारा सी है, तो जब रिवर का वाटर सी के साथ मिलता है तो रिवर में जितने भी क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, और जब सेटल हो जाएंगे तो एक यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होगा। डेल्टा मतलब एक लैंड टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। तो हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर भी बहुत सारे डेल्टा फॉर्मेशन है, जो सुंदरबन एरिया है वो एक्चुअली डेल्टा फॉर्मेशन से ही बना गया है। फिर है फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। यहाँ पर भी कोलाइडल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म्स है उसे बनाया जाता है बाय कोटिंग इमल्सन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलाटिन ओवर अ ग्लास प्लेट और सेलुलॉइड फिल्म्स। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट बनता कैसे है? ये फोटोग्राफिक प्लेट तो एक लाइट सेंसिटिव प्लेट है, इन पे जैसे ही लाइट पड़ेंगे इन पे ये होगा, मतलब इमेज आ जाएंगे। तो ये लाइट सेंसिटिव प्लेट बनेगा कैसे? इन पे कोटिंग किया जाता है। ठीक है, क्या चीज़ का कोटिंग है? कोटिंग है इन पे सिल्वर ब्रोमाइड का। इसे कहते हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड प्लस जेलेटिन। तो ये कोटिंग करने पे एक लाइट सेंसिटिव कोटिंग है, इसके ऊपर करने पे हमें फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म मिलता है। तो ये जो बन रहा है सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन, ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर भी इनका एप्लीकेशन है। फिर हमारा एप्लीकेशन इनके रबर इंडस्ट्री में है, क्योंकि रबर तो हमें पता है रबर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो उनको भी सेटल कराना पड़ेगा। कुछ ऐसा डालकर रबर के पार्टिकल्स को कोआगुलेट कराऊंगा, सेटल कराऊंगा नीचे, और फिर मुझे अल्टीमेटली उसमें सल्फ़र ऐड करके उनको हार्डन करना है और फिर हम अपने डेली यूज़ में उनको ला सकते हैं, जिसे हम गैल्वनाइज्ड रबर भी कहते हैं। वेल्कनाइज्ड रबर, जिनमें मतलब सल्फ़र ऐड किया जाता है। ओके, लास्ट है हमारा डाइंग इंडस्ट्री, जहाँ मतलब पेंट, इंक, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ये सारे हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। सीमेंट्स, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं।